मेरी एक और क्लास चल रही है इन पैरेलल, जो कि जल्दी मतलब डे टू डे बेसिस पे चल रही है। रोजाना हम क्लास करते हैं। वो कभी मजबूरी हो जाए, किसी का प्रॉब्लम हो तो हम गैप कर लेते हैं। वो जो दूसरा स्टूडेंट है उसने एग्जाम में अपीयर होना है 27 सितंबर को, तो ही वांट्स टू ठीक है कंप्लीट द सर। कोर्स बाय दैट टाइम। अब चूंकि वो भी सेकंड मॉड्यूल खत्म कर लिया है उन्होंने, तो नेक्स्ट क्लास में बल्कि उनका खत्म होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगली क्लास आप उनके साथ लें, और वो ठीक है होगी, अगली क्लास होगी कल। सर। ठीक है सर, नो इशू। ठीक है ना जी? बीच में तो अगर एक आध बार कोई प्योरिटी ड्यूटी टाइप की चीज आ गई तो वो भी हाँ, वंस इन क्लास ही होगा, पहले 10 दिनों में। आप देख लें, दोनों ग्रुप्स में रहें। मैं इतना आपको बता दूं कि वो जो दूसरा है वो इंडियन है, तो ठीक है, नो इशू। इसलिए मैंने ये किया है कि आपके नाम के साथ से मैंने वो जो चीजें लिखी होती हैं वो हटा दी हैं, खाली अकबर अली लिख दिया है। और आपने भी इन्फॉर्म उसे नहीं बताना कि आप कौन है। फाइन सर, ठीक। ठीक है ना? उसका ठीक है नाम सर, है ठीक। विप्रजीत चारिया। इसके अलावा ठीक एक है और मेरे पुराने स्टूडेंट है काशिफ सईद, उनको भी मैंने इनवाइट किया है, क्योंकि वो भी तकरीबन कोर्स कंप्लीट कर लिया था और बीच में वो उन्होंने गैप ले लिया, कोई प्रॉब्लम, बिजी हो गए। तो अभी आए थे, और क्योंकि उनका खत्म हुआ है, मैंने उन्हें कहा यार इधर ज्वाइन करो और एक दो बार रिवाइज कर लें, और उसके बाद आप भी एग्जाम दे दें। तो मतलब ये है कि इसके ये वाली जो बोट है, इसके ऊपर वो लोग बैठेंगे जो जल्दी तैयार होके एग्जाम देना चाहते हैं और सीरियस हैं। तो आज की क्लास तो हम करते हैं, और जो सेकंड मॉड्यूल का आधा पार्ट है वो हम अभी आज कवर करते हैं, और जो बाकी आधा पार्ट है वो कल आप अगर 9 बजे लॉगिन हो जाएं, और मैं वो आपको उसका लॉगिन का नया डिटेल भी भेजूंगा। आप इधर भी मेंबर रहें, वहां भी रहें, लेकिन आप देख लीजिए, अगर वो सूट करता है तो उसको कंटिन्यू कर लें, इसको छोड़ दें या वट। ठीक है सर, ठीक। ठीक है जी? बाकी क्योंकि मुझे पता है कि ये जिस तरह की स्पीड खुर्रम की जा रही है, ये का ये चौथा कोर्स है, वो बीच में छोड़ जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। इसी तरह नजम तो खैर पहली दफा आए हैं, लेकिन नजम का वो डेथ हो गया फैमिली में, तो वो मसला, बट एनीवेज कोई मसला नहीं है, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, आज हमने ये मॉड्यूल 2 मैंने आपको दिया था, और मॉड्यूल 2 सर, जरा लंबा है, और इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आप इसकी प्रेजेंटेशन देखें तो जो पावर पॉइंट्स हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 हैं। पार्ट 1 जो है जी वो, अगर आप उसको देखें तो वो तकरीबन यूं समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन, मेथडोलॉजी का बनाना, और स्कोप और टाइम और कॉस्ट, ये मॉड्यूल का पार्ट 1 आ जाता है इस मॉड्यूल का। और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कल हम दूसरा मॉड्यूल खत्म करेंगे, मतलब आप पढ़ के आएंगे तो उसके क्वेश्चंस आप कल कर लेंगे, और उसमें फिर वो बाकी जो प्रोसेसेस हैं वो आ जाएंगी। तो प्लानिंग वाला पोर्शन एक तरह से समझ लीजिए कि आपका खत्म हो जाएगा मुकम्मल तौर पे। फिर हम मॉड्यूल 3 की तरफ चले जाएंगे, एंड सो ऑन। खैर, वापस आता हूँ मॉड्यूल 2 की तरफ। जो मॉड्यूल 2 है, आपने मुकम्मल तौर पे पढ़ लिया है या आधा पढ़ लिया है? कितना पढ़ा है आपने? सर, मॉड्यूल 2 की जो वीडियोस हैं वो तो मैं काफ़ी पहले ही देख चुका हूँ, ओके और गुड। दो ये वैसे कर पूरा लिया है, लेकिन आज के लिए मैंने सिर्फ स्लाइड्स में से गो थ्रू हुआ हूँ पहले हाफ की में। ठीक है, तो बताइए जी, आपकी तरफ से क्वेश्चंस क्या हैं? जी सर, मेरा सर पहला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के स्कोप के अंदर जो है वो मेन डिफरेंसेस क्या हैं सर? ओके, ये बात देख लीजिए कि प्रोजेक्ट जो है वो काम है, और प्रोडक्ट जो है वो जो काम करने के नतीजे में जो चीज बन के निकलनी है वो प्रोडक्ट है। अब ये कहानी शुरू वहां से होती है जब हम कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेते हैं। कस्टमर कहता है कि मुझे ये बेनिफिट, या मुझे ये वैल्यू, या मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। लाजमी बात है, वो जो कोई भी प्रोडक्ट बनवाना चाह रहा है
उसका कोई ना कोई तो उसको बेनिफिट चाहिए होगा ना, कोई ना कोई वैल्यू तो उसको जनरेट होगी ना। तो मतलब ये है कि वो उसको पॉइंट में जेन में रख के आपसे कहता है जी मुझे ये बेनिफिट आप दें और मुझे इस शक्ल की चीज बना के दें। आप उससे रिक्वायरमेंट जब गैदर करते हैं तो यू गो इनटू अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट को समझते हैं। जब आप प्रोडक्ट को समझ लेते हैं और एग्री कर जाते हैं कस्टमर के साथ कि यही चीज बनानी है, देन यू ये आपने क्या किया, आपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट का स्कोप बना लिया। प्रोडक्ट का स्कोप बना लिया जो ये डिफाइन करता है कि इसके फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी। अब आप आ जाते हैं प्रोजेक्ट का स्कोप बनाने की तरफ। प्रोजेक्ट किस लिए किया जा रहा है, ताकि ये प्रोडक्ट बनाई जा सके। तो इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये तो पता है कि क्या क्या इसमें खसूसियात रखनी है, लेकिन इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या काम करने पड़ेंगे। ऑल द वर्क विच रिक्वायर्स टू बी डन टू क्रिएट दैट प्रोडक्ट इज पार्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट। मतलब प्रोजेक्ट के कंसिस्ट ऑफ ऑल द वर्क which is required to be done to create that product। तो मेरे प्रोजेक्ट का स्कोप जो होगा वो कार्रवाई या वो अप्रोच होगी या वो काम होंगे जिनको करने से प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट का स्कोप, उसकी फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, और प्रोजेक्ट का स्कोप कि मेरी ये काम मैंने करना कैसे है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है काम कैसे करना है, तो मुझे एक फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू डेवलप अ जनरल अप्रोच ऑफ अटैकिंग द प्रॉब्लम। जब मैं एक जनरल अप्रोच बनाता हूं तो जाहिर बात है कि मुझे एक से ज्यादा तरीके भी जहन में आएंगे कि ये काम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये मेरे पास आई विल हैव अ नंबर ऑफ चॉइसेस। आउट ऑफ दीज चॉइसेस आई विल डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड सी which choice is the best choice. Once I select the best approach, that becomes my selected approach. अब looking at the selected approach, then I start deciding। जब मैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाने की बात करता हूं तो मैं अपनी सिलेक्टेड अप्रोच के मुताबिक उन कामों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूं। आई ब्रेक डाउन माई अप्रोच इनटू वर्क पैकेजेस and then further break them down into activities or tasks। और फिर मैं उन एक्टिविटीज या टास्क के हवाले से उनकी एस्टिमेशन करता हूँ। ड्यूरेशन की एस्टिमेशन, कॉस्ट की एस्टिमेशन, रिसोर्सेज की एस्टिमेशन, और फिर जनाब मैं अपने प्लान को टाई अप करके एक गैन चार्ट बना के फिर कार्रवाई आगे चलाता हूँ। बट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द रिक्वायरमेंट्स एंड देन आपकी स्कोप मैनेजमेंट। तो प्रोडक्ट जो है वो स्कोप, प्रोडक्ट के स्कोप का पार्ट तो है, लेकिन प्रोडक्ट की वजह से प्रोजेक्ट शुरू हुआ और प्रोडक्ट बेनिफिट की वजह से शुरू हुई है। तो ये एक पूरी चेन है। कुछ बात समझ आई जी? सर प्रोजेक्ट का स्कोप, प्रोजेक्ट को मीट करना है प्रोडक्ट के स्कोप को बेसिकली, और प्रोडक्ट उसके के बाद स्कोप को मीट करने के लिए जो काम किए जाने हैं वो प्रोजेक्ट के स्कोप में आते हैं। सर इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने एक घर बनाना है, उस घर के बनाने में जो जो काम किए जाने हैं, दीवार बनानी है, कोई और काम करना है, वट एवर यू हैव टू डू टू कंप्लीट दैट हाउस, ऑल दैट वर्क, वो कहते हैं ऑल द वर्क एंड ओनली द वर्क। इसका मतलब ये होता है कि वो तमाम काम जो इस घर को बनाने में इन्वॉल्व है वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन कोई ऐसा काम ना कर लें जो आपके प्रोजेक्ट के स्कोप से बाहर हो। मतलब घर बनाने के अलावा आपने कहा जी कोई एक अपना साथ वाला पार्क भी बना देते हैं, दिस इज आउट ऑफ स्कोप। सो ऑल द वर्क एंड ओनली द वर्क जो कि प्रोडक्ट का स्कोप पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो तमाम का तमाम काम आपके प्रोजेक्ट के स्कोप में है।
घर बनाने के लिए जितने काम करने हैं वो प्रोजेक्ट है, सब। तो हाँ जी, इसमें एवरीथिंग। प्रोजेक्ट जो है वो घर है। हाँ, प्रोजेक्ट घर बनाना अगर आपका प्रोजेक्ट है तो उस घर को बनाने में जो जो भी काम किए जाएंगे, उसको प्रोक्योर करने के लिए, उसको जनाब हायर करने के लिए, बंदों से काम करवाने के, सुपरविजन का टास्क, काम, फिजिकल काम होने का, हर काम जो है जिससे घर बन रहा है वो आपके प्रोजेक्ट के स्कोप में आता है। और इसी केस में प्रोडक्ट का स्कोप क्या होगा, घर डिफरेंशिएट करने के लिए? घर घर जो आपने बताया है कि ये जनाब इन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक घर बनाना है, इतने साइज का कमरा, इतना बड़ा, इतने नंबर ऑफ रूम्स, या ये डायमेंशन, ये ड्राइंग, दिस ऑल इज द स्पेसिफिकेशन, दिस इज द स्कोप ऑफ द प्रोडक्ट। सर ठीक है, फाइन। जी जनाब, और कुछ? सर रिक्वायरमेंट्स और स्कोप एक ही चीज है, कोई आ, सिनोनिम तो नहीं? असल में रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पहले आती हैं, उस वक्त प्रोजेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता होता। जैसे आपके दिमाग में एक ख्याल आता है, कोई एक ख्वाहिश आती है, उस वक्त तो प्रोजेक्ट नहीं होता। लेकिन जब उसको आप मटेरियलाइज कर लेते हैं कि हाँ यार ये तो मुझे चाहिए, मिसाल के तौर पे आप उस चीज को खरीदने बाजार की तरफ चल पड़े हैं, तो प्रोजेक्ट शुरू हो गया आपका। यू डिड सम प्लानिंग टू डू दैट, कि मैं बाजार की तरफ जाता हूँ, ना जाऊं, कैसे जाऊं, गाड़ी पे जाऊं, पैदल जाऊं। ये प्रोजेक्ट तब शुरू हो जाएगा जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे। लेकिन जब तक वो ख्वाहिश की हद तक है कि करूं कि ना करूं, तो शायद ना ही करूं, उस वक्त तक वो प्रोडक्ट आपके जेहन में है। प्रोडक्ट जो कंसीव उसी वक्त जब हो जाती है जब वो आपके दिमाग में आती है। तो अगर देखा जाए तो जिस वक्त मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने का ख्याल किसी के भी जेहन में पहली दफा आया, तो बुनियादी तौर पे प्रोडक्ट की लाइफ तो वहां से शुरू होगी। लेकिन प्रोजेक्ट को आपने देखना है कि वो कहां से, प्रोजेक्ट की कंसेप्शन कहां से शुरू हुई है। प्रोजेक्ट की कंसेप्शन तब से शुरू हुई है जब उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो गया, फिजिबिलिटी हो गई, और आपने कहा हाँ ये प्रोजेक्ट अब करना है, तो यहां से प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है सर। सर जब वैलिडेट कर रहे होंगे तो बेसिकली हम प्रोजेक्ट के स्कोप को वैलिडेट कर रहे होंगे, ना कि प्रोडक्ट के स्कोप को, ऐसा? नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। वैलिडेट का मतलब होता है कि फिजिकल प्रोडक्ट को देख के, चेक करके ये साबित करना कि ये दी हुई रिक्वायरमेंट्स के एन मुताबिक है या नहीं है। इसका मतलब है मैं प्रोडक्ट को चेक कर रहा हूं। स्कोप वैलिडेशन हैज टू डू विद प्रोडक्ट स्कोप। इसी तरह जो क्वालिटी कंट्रोल है, दैट हैज आल्सो टू डू विद द प्रोडक्ट। क्वालिटी कंट्रोल किसका होता है? प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल होता है। अब आ जाता है प्रोसेस के हवाले से। जब एक काम की क्वालिटी देखी जा रही हो, उसको कहते हैं क्वालिटी अश्योरेंस। और जब काम का स्कोप देखा जा रहा हो, तो उसको कहते हैं स्कोप कंट्रोल। बात हुई जी, समझ आई? जी सर, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना जो है ये एजाइल में प्रोडक्ट ऑनर के हाथ में हो जाता है, फिर उसके बाद ऑनर जो मेन इनिशिएटर है ओके उसकी अथॉरिटी जी, है, ये नहीं? पहली बात तो ये कि प्रायोरिटाइजेशन सिर्फ एजाइल में होती है, प्रिडिक्टिव में नहीं होती। एजाइल के अंदर जो स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करना या कस्टमर से बातचीत करना, ये जो प्राइमरी जिम्मेदारी है ये प्रोडक्ट ओनर की है। और प्रोडक्ट ओनर ही जिम्मेदार है रिक्वायरमेंट्स गैदर करने का, उनको प्रोडक्ट बैकलॉग में रखने का, और इस प्रोडक्ट बैकलॉग को प्रायोरिटाइज करने का। जो बुनियादी जिम्मेदार बंदा है वो प्रोडक्ट ओनर है। हैविंग सेड दैट, प्रोजेक्ट्स का जो आपका स्क्रम मास्टर है या जो स्क्रम टीम है, वो प्रोडक्ट ओनर की मदद करती है इनको प्रायोरिटाइज करने में। लेकिन अगर कोई ये कहे कि चूंकि ये कर रहे हैं तो ये इन्हीं का काम हुआ,
तो ऐसी ये बात गलत हो जाएगी। इनका काम बुनियादी तौर पे ये नहीं है, ये मदद कर रहे हैं प्रोडक्ट ओनर की। जिम्मेदारी की जब भी बात आएगी तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, बिजनेस प्लान और प्रोजेक्ट प्लान एक ही चीज है या डिफरेंट है? ओके, देखिए, बिजनेस इज समथिंग डिफरेंट देन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की डेफिनेशन ये कहती है कि ये एक टेम्परेरी एंडेवर है, एक मुख्तसर मुद्दत के लिए ये काम करते हैं और ये फिर खत्म हो जाता है। जब ये अपने मकासद पूरे कर लेता है तो ये खत्म हो जाता है। ऐसी चीज जो खत्म हो जाती है, ये उसका प्लान है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है या प्रोजेक्ट प्लान जो है, दिस इज टू डील विद द प्रोजेक्ट। और जो काम हम आम ऑपरेशंस में करते हैं, आम जिंदगी में करते हैं, उनकी भी प्लानिंग तो होती है। बिजनेस का भी प्लान होता है। अब बिजनेस के प्लान में दो बातें आ जाती हैं। एक तो ये है कि बिजनेस चलाना कैसे है, और एक, जब कभी कोई नया आइडिया आता है तो हम उसको, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके उसका फिजिबिलिटी करते हैं, उसको भी आप कहते हैं बिजनेस एनालिसिस है। वो उसका बिजनेस केस बनता है, और उसी बिजनेस केस की रोशनी में अगर वो बिजनेस केस अप्रूव हो जाए तो हो सकता है उससे फिर प्रोजेक्ट शुरू हो जाए। तो इस हवाले से तो बिजनेस का और प्रोजेक्ट का रिश्ता बनता है कि बिजनेस प्लान या बिजनेस केस जो है उसकी बुनियाद पर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। लेकिन बिजनेस जब एनालाइज हो रहा होता है, जब फिजिबिलिटी हो रही होती है, उस वक्त भी तो रिक्वायरमेंट इकट्ठी हो रही है। तो रिक्वायरमेंट तो तब से इकट्ठी होती आ रही है। लेकिन जब फैसला हो गया कि अब ये प्रोजेक्ट जायज है, इसको किया जाना चाहिए, तो फिर वहां से प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारियां शुरू होती हैं, और वो फिर रिक्वायरमेंट्स को अ, असल में प्रोजेक्ट मैनेजर की जो प्राइमरी जिम्मेदारी है वो प्रोजेक्ट करना है। लेकिन प्रोजेक्ट करने के लिए जरूरी है कि रिक्वायरमेंट को समझना और उनको ट्रांसलेट करना कामों में। तो अगर बिजनेस एनालिस्ट एग्जिस्ट करता हो, क्योंकि वो तो पहले से एग्जिस्ट करता होगा, जिसने बिजनेस केस बनाया तो ये सब कुछ किया। अगर बिजनेस एनालिस्ट एग्जिस्ट करता हो तो वो रिक्वायरमेंट्स को संभालता रहेगा थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। वाइल प्रोजेक्ट मैनेजर का लोड कम हो जाएगा, वो उन रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसलेट करता रहेगा कामों में और परफॉर्म करता रहेगा। तो ये अगर दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, बिजनेस एनालिस्ट एक अलग आदमी है और प्रोजेक्ट मैनेजर एक अलग आदमी है, तो ये हैंड इन हैंड काम करते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। लेकिन बिजनेस एनालिस्ट का काम प्रोजेक्ट के शुरू होने से बहुत पहले का शुरू हुआ हुआ होता है और प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद भी जारी रहता है। तो जितना पीरियड ये दोनों जब प्रोजेक्ट चलता रहता है तो उतना पीरियड ये दोनों इकट्ठे काम कर सकते फाइन सर, समझ आ गया। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, कि एजाइल में मोस्टली चीज़ें नई हो रही होती हैं और एम्बिग्युइटी बहुत ज़्यादा होती है कि क्या बनने जा रहा है, शुरू में पता नहीं होता। हैं। जी, बेंचमार्किंग जो हमने टेक्निक पढ़ी है, इसमें हमने पढ़ा है कि हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को अडॉप्ट, उनके प्रोसेसेस अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जो रिसर्च टाइप के प्रोजेक्ट्स हैं या फिर एजाइल प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें तो हर चीज़ ही डिफरेंट है। तो फिर बेंचमार्किंग एजाइल में क्यों है? इसको मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। सर देखें, मैं पहले वो बेंचमार्किंग पे बाद में आता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट कोई भी हो, प्रोजेक्ट हमेशा यूनिक ही होता है। प्रोजेक्ट का, हर प्रोजेक्ट का प्रोडक्ट यूनिक होता है। फर्ज करें मैंने एक घर बनाया और आपने मेरे घर के डिजाइन की कॉपी करके उसकी नकल बना ली, तो आप कहेंगे मैंने तो वही प्रोजेक्ट जो आपने किया था वो मैंने कर दिया। लेकिन दरअसल वो आपने वही प्रोजेक्ट नहीं किया। मैंने अपना घर बनाया, आपने अपना घर बनाया। मेरा घर F10 में था, आपने बहरिया में बनाया, भले वही डिजाइन क्यों ना हो। हाँ, इतना तो जरूर हो गया कि आपको मेरी प्लानिंग की वजह से शायद बहुत ज्यादा मदद जरूर मिल गई हो, लेकिन पैसा आपका लगा, जगह आपकी लगी, मुश्किलात आपकी अलग आई होंगी, वो मेरे से कुछ डिफरेंट होंगी। भले आपने मेरी मुश्किलात से कुछ सीखा हो, मेरे प्रोजेक्ट से कुछ सीखा हो, लेकिन उसके बावजूद आपका प्रोजेक्ट की जो यूनिकनेस है, जो उसकी प्रॉब्लम्स अपनी हैं, जो सब कुछ अपना है, वो अपनी जगह पे रहे। तो इसका मतलब है कि भले प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट का होना काफी है ये बात कहने के लिए कि प्रोजेक्ट यूनिक होता है। हैविंग सेड दैट,
अ, ये बात समझ लीजिए, कुछ प्रोजेक्ट्स में एम्बिग्विटी कम होती है, कुछ में ज्यादा होती है। जब एम्बिग्विटी कम हो, का बहुत कम हो, तो हम उसको प्रिडिक्टिव तरीके से कर सकते हैं। एम्बिग्विटी तो फिर भी होती है, ऐसा नहीं हो सकता कि 100% आपको पता था कि ये काम कैसे करना है। अगर पता था तो फिर ये ऑपरेशन में हो जाता, फिर प्रोजेक्ट करने की क्या जरूरत थी। क्योंकि हमें कोई चीज नहीं पता थी, कोई चीज अनोखी थी, इसी वजह से ये प्रोजेक्ट था। हाँ, अलबत्ता इसमें ज्यादा एम्बिग्विटी नहीं है, तो हम इसको प्रोडक्टिव तरीके से कर सकते हैं। और अगर जितनी ज्यादा एम्बिग्विटी बढ़ती जाएगी, उतना ये हाइब्रिड होता जाएगा। और अगर ये बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ही ज्यादा इसमें चेंजेस आनी है, तो फिर हमें एजाइल करना पड़ेगा। बात समझ आई जी? यस सर, समझ आ गई सर। सर बेंचमार्किंग। जी सर, समझ आ गई। बेंचमार्किंग से नेक्स्ट आपने सर, क्या मैं मुराद ली, पहले वो बता दें मुझे। बेंचमार्किंग से सर मैंने मुराद ये ली है कि हम अपनी ग्रोथ और तरक्की के लिए एक ट्रिक है कि आप दूसरे लोगों को देख लें कि वो हाँ, ग्रोथ या तरक्की के बिल्कुल लिए क्या बिल्कुल, करते हैं। बिल्कुल सही है। उसमें स्पेसिफाई करने के लिए मैंने फिर ये दोनों चीज़ों को अलग-अलग करके, एक तो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है कि रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ओके। डिफरेंट चल रहे होते हैं। अभी मुझे आपकी बात से समझ आ गई है कि हम्म। डिफरेंस ज़रूर मौजूद है, लेकिन आप जो हेल्प मिल सकती है वो ले लें, जो नहीं मिल हाँ, सकती ना लें। बिल्कुल। दूसरा, बेंचमार्किंग तो हर जगह होगी। क्वालिटी का काम कर रहे हैं, क्वालिटी की बेंचमार्किंग होगी, हर चीज की बेंचमार्किंग होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बेंचमार्किंग अक्सर में लोग ये समझते हैं किसी कोई एक आपने लाइन लगाई हुई है और उससे कंपेयर करना है, कोई एक आपने स्टैंडर्ड रखा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। बेंच मार्किंग इज कि आप अपने कंपटीशन के अगेंस्ट अपनी सलाहियतों को मेजर करते हैं और देखते हैं किसके मुकाबले में आपकी सलाहियतें कम हैं, किसके मुकाबले में ज्यादा हैं, और आपको कहाँ कहाँ इंप्रूव करना है। ये है बेंचमार्क। और ये प्रोजेक्ट के अंदर कई जगहों पे कई बार होती है। ठीक है सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में हमने एक टेक्निक पढ़ी है, मेजॉरिटी। एजाइल इसमें भी है जी, मैं हाँ। जी जी जय, तो इसमें जो सर्वेंट लीडरशिप है, इसमें तो एक्चुअली ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर तो कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। सारा कुछ एजाइल मतलब कि टीम करती है वो सारे सिर्फ काम। जी, तो उसकी ताकत प्रोजेक्ट ही कोई नहीं मैनेजर है। को जो प्रोजेक्ट या स्क्रम मास्टर है, उसकी कोई ताकत नहीं है। वो सिर्फ खादिम है। वो उनकी वो उनसे कहता है काम कैसे करना है, टीम बताती है। वो सिर्फ उनके काम को फैसिलिटेट करता है। जहां तक प्रोडक्ट ओनर का ताल्लुक है, वो भी उनको डायरेक्ट नहीं करता। जी ना। फिर इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर मतलब कि वो होना कोई उसका कोई वैल्यू तो नहीं है फिर। सर, इतनी बड़ी वैल्यू है उसकी। आप ये असल में माइंडसेट तब्दील हो गया। पहले डंडा जो था आपके हाथ में, हमने डंडा लेके रख दिया साइड पर। हमने कहा चुप करके आप इधर बैठ जाएं और देखें कि इन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं, किसी को पानी चाहिए तो पानी ला के दो, किसी को कोई और दिक्कत है, कोई काम करने में अगर किसी को कोई हर्डल आ रही है, आप उसको फैसिलिटेट करके देंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी। एक आदमी को रंधा चाहिए, उसने काम उसका रुक जाएगा, उसका रंधा खत्म या लकड़ी खत्म होने वाली है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि लकड़ी प्रोक्योर करके सही वक्त पे सही जगह पे उसे पहुंचाए ताकि उसका काम ना रुके। ये बड़ा नॉर्मल ड्रामा है ना हमारे यहाँ कि जनाब बंदे बैठे हुए हैं, माल नहीं आ रहा। भाई किसकी जिम्मेदारी है? प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ डंडा घुमाने के लिए बैठा हुआ है? ये प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है कि तमाम चीजें वक्त पे वहां पहुंची हों। और जो जो लोग काम कर रहे हैं, उनका काम नहीं रुकना चाहिए। और आप उनको कमांड ना करें कि भाई ये तुम अब इधर करो और इधर से उधर करो। आप उनको आजादी दें, उनको एम्पावर करें। उन्हें कहें कि भाई ये काम है, आप बताओ कैसे करना है, आपकी मर्जी। आप इससे आपका माइंडसेट ही बदल जाता है। लोग जो हैं वो उसका अपना काम समझ के करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कमिट किया हुआ है। आई होप को बात समझ आ गई होगी।
ये सर समझ आ गई सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर है, प्रोटोटाइप तो एक बड़ी मुश्किल सी चीज लग रही है कि अच्छा। एक बंदे को पुल पहले बना के दिखाऊं कि भाई इस तरह का पुल होता है, फिर मैं उसको एक्चुअल में पुल बना के हम्म। दिखाऊं। इजंट इट स्ट्रेंज? सर एक चीज होती है, उसको हम क्या कहते होते थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा नाम। आप आईटी से सिमुलेशन? हैं ना? नो सर, मैं मैकेनिकल इंजीनियर। आप मैकेनिकल से हैं, अच्छा। डमी डमी डायग्राम क्या कहते थे यार उसको? अ, एक नाम होता था इसी तरह। प्रोटोटाइप का मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि एक चीज का, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात नहीं समझा पा रहा, तो मैं आपको उसकी ड्राइंग बना के बोर्ड के ऊपर बताता हूँ कि यार ये मैं कहना चाह रहा हूँ, आपको एकदम से बात समझ आ जाती है। जैसे सर मैकेनिकल में सिमुलेशन होती है, जी एनालिसिस जी 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 करके जी, बता। बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रोटोटाइप वो ये इस वो किस्म की चीज है। आप। अच्छा अच्छा। तो मतलब आप 3D मॉडल बना के भी अच्छा। दिखाते हैं, अगर तब भी बात ना समझ आए, 2D में समझ नहीं आए तो 3D मॉडल बनाते हैं। इवन जो आपने बड़ी गाड़ी बनानी है, पहले उसकी छोटी सी डिंकी बना के दिखाते हैं, उसके सारे कितने दरवाजे होंगे, ऐसे होगा वह, उसका डिजाइन वगैरह चेक करवा लेते हैं कस्टमर से। फिर हो सकता है कि आपको थोड़ा बड़े साइज की चीज बना के उसकी फंक्शनिंग भी दिखानी हो, और ऐसा भी हो सकता है कि रियल लाइफ साइज की चीज बना के आपको कस्टमर को दिखाना हो कि गाड़ी ऐसे, इट विल लुक एंड फील लाइक दिस, भले वो ना चलती हो, लकड़ी की गाड़ी हो। तो कहने का मकसद है ये सब प्रोटोटाइप है। ठीक है। आप बेसिकली कह रहे हैं कि स्टोरी बोर्डिंग टाइप की जो चीज है, जी जी क्योंकि जी, ये बिल्कुल चीज बिल्कुल। स्टोरी बोर्डिंग में हमने देखी थी कि सिमुलेशन टाइप की वो कह जी रहा जी। था कि देखें, illusion। इसमें दो होता है। एक तो ये होता है कि जो चीज आप बनाते हैं सैंपल के तौर पे, वो सिर्फ दिखा के प्रूव करा के, मतलब लकड़ी की गाड़ी बनाई थी मैंने, उसने डिजाइन अप्रूव कराना था, डिजाइन अप्रूव हो गया, इस लकड़ी को उठा के आप फेंक दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप मॉड्यूलर तरीके से बनाते हैं, आप जो चीज बना के अप्रूव करा रहे हैं, यही चीज गाड़ी का हिस्सा बन जाएगी। तो ये दो तरीके होते हैं। एक में आपका जो जो प्रोटोटाइप बनाने का मटेरियल है वो जाया हो जाता है, लेकिन मकसद अचीव हो जाता है। और दूसरे में वही ठीक। चीजें बिल्ड होती होती गाड़ी बन जाती है। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सर, इसमें मुझे ऑन डिमांड शेड्यूलिंग का थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ओके। ऑन डिमांड स्केड्यूलिंग का कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। जब आप प्रिडिक्टिव करते हैं, तब तो आप पूरा ही प्रोजेक्ट डिजाइन कर लेते हैं, प्लान कर लेते हैं, तमाम एक्टिविटीज कौन सी कब होगी, कैसे होगी, सारे का गैंट चार्ट बना लेते हैं। इन एजाइल यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द होल प्रोजेक्ट। हाँ, एक बहुत ही मबन सा एक आउटलाइन प्लान होता है, और उसमें ज्यादातर इतना ही पता चल रहा होता है कि यार ये तीसरे महीने में जाके हमने ये चीज रिलीज देनी है कस्टमर को, और 9वें महीने में हमने ये रिलीज देनी है। तो वो रिलीजेस के लिए एक आउटलाइन बनाई जाती है, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि अगर कस्टमर बहुत ज्यादा चेंजेस बता रहा है, तो हर आइट्रेशन के बाद हम उस रिलीज प्लान को, जो एक आउटलाइन प्लान है, उसको रिवाइज कर सकते हैं कस्टमर के साथ मिलके। ठीक है, तो इसका मतलब वो तो रिवाइज हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरा जो कंसर्न है वो आइट्रेशन टू आइट्रेशन है। मैंने अगली आइट्रेशन के बारे में भी नहीं सोचना। अगर मेरा आइट्रेशन का साइज 4 हफ्ते है, 4 हफ्ते में जितने काम मैंने करने हैं उतनी ही प्लानिंग करनी है। ऑन डिमांड प्लानिंग हो रही है, ये ऑन डिमांड स्केड्यूलिंग हो रही है। ऑल दो स्केड्यूलिंग का तरीका तकरीबन वही है जो प्रिडिक्टिव है। क्वालिटी मैनेजमेंट भी वैसे ही होती है, कॉस्ट मैनेजमेंट भी वैसे ही होती है, स्केड्यूल मैनेजमेंट भी ऐसी होती है, सब कुछ तकरीबन वैसा ही है। मगर काम का लोड अब सिर्फ एक 4 हफ्तों का लोड है, और इसका मतलब ये हुआ कि इट इज गोइंग टू बी प्रिटी सिंपल। इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभालना और कंट्रोल करना, और इतने छोटे से प्रोजेक्ट को, एक 4 हफ्ते के प्रोजेक्ट को मैनेज करना, प्लान करना, तो मुश्किल नहीं होगा। ये जब हम डिलीवर कर देते हैं और अगला आइटरेशन शुरू होता है, तो उसकी तब प्लानिंग हो जाती है। तो ये ऑन डिमांड प्लानिंग है। कस्टमर चाहे तो जो मर्जी चेंज करता रहे, तो हम उसको इस तरीके से बनाते फाइन सर, समझ आ गया। सर मेरा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है
कि क्रिटिकल पाथ में हमने पढ़ा था कि क्रिटिकल पाथ अगर ज्यादा हो जाए तो रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है और प्रोजेक्ट ओवरऑल ज्यादा क्रिटिकलिटी में रिस्की चला हो जाता जाता है, है। तो रिस्की हो जाता है। तो एक से ज्यादा, जबकि हम एक दूसरी तरफ एक और बात करते हैं कि जो लॉन्गेस्ट वे होता है प्रोजेक्ट का वो क्रिटिकल पाथ होता है। बिल्कुल तो सही है। उन जो 3-4 आप अगर उसके वो बनाएंगे तो लॉन्गेस्ट वाला क्रिटिकल हुआ और जो बाकी 2 बचे वो क्रिटिकल तो ना हुए ना, वो मतलब क्रिटिकल नहीं है, कि पैरेलल। क्रिटिकल सिर्फ सबसे लंबा ही होता है। फिर आप 2 कैसे बना सकते हैं ओके, क्रिटिकल वाला? क्या ये मुमकिन नहीं है, अगर आप बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसके 10 पाथ हैं, उसके अंदर 10 पाथ हैं, क्या ये नहीं मुमकिन कि जो सबसे लंबा पाथ है वो फर्ज करें 6 महीने का है, तो एक और भी पाथ है जो 6 महीने का है, 2 पाथ 6 महीने के नहीं हो सकते? हो सकते हैं। तो फिर दोनों क्रिटिकल हो जाएंगे। देखें, उनका दोनों पाथों का सबसे लंबा होना और एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है, तब 2 पाथ क्रिटिकल हो इसको सकते हैं, या 2 क्या, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते इसको हैं। इसका इसको फिर मतलब मैं है, ये भी जी जी, कि अभी शुरू में क्रिटिकल पाथ एक था, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ आधे में पहुंचा तो 2 हो गए, मतलब नीचे ऐसा से हो भी सकता तो है। जो मिसाल डिले के हुआ तौर पे काम वो। क्रिटिकल पाथ में तो कोई गुंजाइश नहीं थी ना, लेकिन जो नॉन क्रिटिकल पाथ, एक जो नंबर 2 वाला पाथ था, उसमें 2 दिन की गुंजाइश थी। वो वाला पाथ 2 दिन डिले हो गया अगर, तो वो भी क्रिटिकल हो जाएगा ना फिर, क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है, मतलब चेंज होते हो सकते हैं बाद में भी, जी जी, वो तो कम हो भी हो सकता है। सकते हैं। ठीक है, वो 6 जो 3 या 4 क्रिटिकल पाथ हैं उसका रिस्क फैक्टर फौरन डाउन हो जाएगा अगर मैं उनमें रिस्क से फैक्टर कोई ज्यादा हो भी जाएगा, हाँ, ज्यादा हो 6 जाएगा। काम अगर मैं एक साथ कर रहा था खत्म, तो मैं अगर 5 कामों को एक एक दिन पहले कर लेता हूँ तो फिर रिस्क तो फिर बहुत कम हो गया। हाँ, उनका रिस्क खत्म हो जाएगा। लेकिन हम जल्दी करने के कुछ तरीके हैं ना, आपको वो स्पेशल तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिससे उन कामों को जल्दी किया जा सकता है। आप क्रिटिकल पाथ को भी घटा सकते हैं, उन वो तरीकों फास्ट को इस्तेमाल ट्रैकिंग और करके आप क्रिटिकल पाथ को भी घटा सकते हैं। सही, ठीक है, बस सर यही थे मेरे पास। जी जनाब। इसके अलावा सर कोई चीज आप अगर शेयर करना चाहें, मेरे तो यही थे बस। बस इसमें ये आप देख सकते हैं कि पहले उसने मेथोडोलॉजी की बात की है, फिर स्कोप की, फिर बजट की, फिर स्केड्यूल की। 4 टॉपिक आपने आज कवर कर लिए हैं, तो ये 4 में अच्छी तरह देख लीजिए। अगर कोई और भी सवाल कहीं पैदा होता है तो कोई मुजायका नहीं है उसके ऊपर, अभी नहीं तो कल बात हो जाएगी, मगर कोई मुजायका नहीं है, आप बात कर सकते हैं। बाकी इनको जरा गौर से सुनिएगा, और खास तौर पे जो 6th एडिशन के मेरे लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, उनमें से ये तो जरूर सुने, इंटीग्रेशन का चैप्टर, स्कोप का, टाइम का, कॉस्ट का, क्वालिटी का, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और वहाँ जो 6th एडिशन में हम ज्यादा तफसील में एक्सप्लेन किया करते थे। ठीक है। दूसरी एक क्वेश्चन समझने में की सर बात यह है कि मॉड्यूल 2 एक जो है, दिस प्रैक्टिकली डील्स विद प्लानिंग। बुनियादी तौर पे वो कहता है प्लान एंड मैनेज को, प्लान एंड मैनेज बजट। तो बुनियादी तौर पे वो उसका बुनियादी प्लान बना रहा है। जो प्लान होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी उसके अंदर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कंसिस्ट ऑफ ऑल द मैनेजमेंट प्लान। और मैनेजमेंट प्लान तफसीली प्लान नहीं होता। मैनेजमेंट प्लान जो होता है वो, दिस इज जस्ट दी हाउ टू डू। स्कोप मैनेजमेंट प्लान क्या होगा कि स्कोप को बनाने का तरीका, स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान स्केड्यूल को बनाने का तरीका। पर इसमें स्केड्यूल नहीं होता। जो मैनेजमेंट प्लान होता है उसमें कोई प्लान नहीं होता, उसमें प्लान बनाने का तरीका लिखा होता है, और वो आप ही लिखते हैं पहले, और उसके बाद उसके ऊपर उसके एन मुताबिक अमल कवर करते हुए हम एक्चुअल फिर कैलकुलेशंस करते हैं, स्केड्यूल बनाते हैं, स्कोप बनाते हैं, बजट बनाते हैं, वगैरह वगैरह। तो वो जितनी भी चीजें बनती हैं वो कहलाती हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। और जो हतमी शक्ल इख्तियार करती हैं वो 3 चीजें हैं, स्कोप, टाइम और कॉस्ट।
स्कोप, टाइम और कॉस्ट की बन जाती है बेसलाइन। एंड बेसलाइन ये वो चीज है जिसके ऊपर अमल करना है, गैंट चार्ट के ऊपर अमल करना है, बजट के ऊपर अमल करना है, ठीक है जी। स्कोप की जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वगैरह बने हुए हैं, स्कोप स्टेटमेंट, उस पर अमल करना है। तो जिन पे डायरेक्टली अमल करना है, बाकी डॉक्यूमेंट एक तरफ रख दें, उनको प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स में डाल दें, लेकिन जिन पे अमल करना है, ये 3 बेस लाइन्स हैं, इन बेस लाइन्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा बना दिया जाता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या होता है, सारे मैनेजमेंट प्लान, हाउ टू हैंडबुक पूरी बनी होती है, और साथ में आपकी 3 बेस लाइन्स होती हैं जिनके ऊपर एक्चुअली एग्जीक्यूशन में जाके आपने अमल करना हो। इस वाले पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। फाइन सर, ठीक है। चलिए जी, आपके कल ऐसा कीजिएगा, मैं आपको लिंक अभी भेज देता हूँ, आप कल 9 से 9:30 अटेंड कर लीजिए क्लास, देख लीजिए, अगर आपको मजा आता है तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाइएगा अपनी क्लास में। कल हम ठीक वहां है पर सर। मॉड्यूल 2 का पार्ट 2 खत्म कर रहे हैं, उस पे क्वेश्चंस होंगे, तो वो पढ़ लीजिएगा और उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक। चलें सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंपनी एंड टेक थैंक केयर। यू। खुदा हाफिज। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।